नमस्कार दोस्तों। क्या एक सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट में जाती है तो वो भी प्रमोटर होती है क्या? मतलब प्रमोटर डेवलपर उसके साथ में का जो रिलेशन बनता है उसको वो प्रमोटर बनाती है क्या? ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं आज आपको आया हूँ। मेरा नाम सलील रमेश चंद्र है और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। बेसिकली दो सिनेरियोज बनते हैं जब सोसाइटी सेल्फ बिल्डर डेवलपमेंट करती है और दूसरा सेल्फ रीडेवलपमेंट करती है। तो ये दो सिनेरियोज है। अभी बहुत कंफ्यूजन इसमें है कि सोसाइटीज प्रमोटर है, रेरा में डेफिनेशन उसका प्रमोटर करके है, तो सोसाइटी भी प्रमोटर है, ऐसा बहुत कंफ्यूजन बीच में लोगों में था। अभी एक जजमेंट आया है 4 नवंबर 2025, सतीश मुरलीधर इनामदार वर्सेस अमोक सावंत। सतीश मुरलीधर इनामदार वर्सेस अमोक सावंत एंड नेहरू नगर विद्युत विलास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मतलब एक तरफ सतीश इनामदार जी है, दूसरी तरफ अमोक सावंत प्रमोटर है और नेहरू नगर विलास विद्युत विलास कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी तरफ है। तो इसमें क्या था कि जो प्रमोटर थे उनको सोसाइटी ने टर्मिनेट कर दिया और टर्मिनेशन के बाद में प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेशन के पास जाने के बाद में आर्बिट्रेशन ने उनका टर्मिनेशन सही किया। तो ये जो गृहस्थ है उन्होंने हाईकोर्ट में ये किया कि सोसाइटी अभी उनको टर्मिनेशन किया है डेवलपर को, तो सोसाइटी इज नाउ द प्रमोटर और जो भी ऑब्लिगेशंस होता है इस प्रमोटर के अभी वो सोसाइटी के बन गए। तो ये जजमेंट अभी जस्ट रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो ये जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये केस क्या नया नहीं है, इसके पहले भी काफ़ी कुछ हाईकोर्ट के केसेस है। एक तो डबल बेंच का है, दीपक ठाकुर वर्सेस माडा, डबल बेंच का। वैदेही आकाश हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग यूनियन, वो एक था। गोरेगांव पर्ल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस सीमा महादेव पायरेकर। ऐसे 3 केसेस तो पहले से हुए हैं और ये तो मतलब जूरिस्प्रूडेंस इसमें फिक्स हुआ है और इन्होंने मोफा और रेरा दोनों के कायदों का स्टडी किया और उसके बाद में इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन, आपको ये समझना चाहिए कि सोसाइटी डेवलपर के साथ में एग्रीमेंट करती है, फिर डेवलपर फ्लैट ओनर के साथ में एग्रीमेंट करता है, सोसाइटी डेवलपर के कुछ ऑब्लिगेशंस देता है, उसके अगेंस्ट वो कुछ बेनिफिट भी लेता है, बट डेवलपर के पास में उनका एक कोई ऑब्लिगेशन रहता है कि ये आपको काम करना है, आपको हमारे लिए फ्लैट बांधना है, फिर आपको एडिशनल एफएसआई जो उसके बाद रहता है वो बेच के आपको फ्लैट बेचना है, तो वो उसमें से प्रॉफिट करके आपको पूरा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। तो इन्होंने ये हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जब भी टर्मिनेशन होता है तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस रहते हैं वो बिटवीन डेवलपर एंड न्यू फ्लैट बायर के पास साथ में रहते हैं। ये सोसाइटी के बारे में जब भी वो ऑब्लिगेशन जो है वो सोसाइटी पे ट्रांसफर होती नहीं है, ये क्लियर बताया है। हालांकि ये जो जजमेंट्स है इसमें मोफा मतलब जो ये जिन्होंने पिटीशन किया उन्होंने उनका कहना था कि अंडर मोफा एंड दूसरे केस में रेरा मतलब गोरेगांव पर में ये दोनों सोसाइटी को एक प्रमोटर के लेवल पे जाके रखती है। इसमें डेफिनेशन में डाला है कि व्हाट इज ए प्रमोटर, तो प्रमोटर हु कंस्ट्रक्ट्स एंड हु कॉजेज टू कंस्ट्रक्ट, ये दोनों डेफिनेशन लेके इन्होंने ये कहा कि ये प्रमोटर के इसमें आते हैं। हाईकोर्ट ने ये बताया कि जो एग्रीमेंट होता है दैट इज बिटवीन द सोसाइटी एंड द डेवलपर, एंड डेवलपर फ्लैट बायर के साथ में एग्रीमेंट होता है। सोसाइटी डायरेक्ट किसी भी तरह से थर्ड पार्टी मतलब फ्लैट बायर के साथ में किसी भी तरह से एग्रीमेंट होता नहीं है। और जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं अगर वो टर्मिनेशन करते हैं किसी वजह से, वैलिड रीजन से, मतलब टाइम पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया है
एंड सोसाइटी का 7-8 साल निकल गए हैं, उसका जो ऑब्लिगेशन था रेंट देने का वो भी बंद हुआ है, तो सोसाइटी इज नो वे इज डेफिनेटली गोइंग टू टर्मिनेट द सर्विसेज एंड अपॉइंटेड न्यू डेवलपर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, तो वो तो ऑब्लिगेशन तो डेवलपर लेके चुका है और सोसाइटी के पास वो ऑब्लिगेशन आता नहीं है। अभी ये सोसाइटी की बात है कि वो जो भी टर्मिनेशन करती हैं तो जो पहले डेवलपर है उसको नया डेवलपर से कुछ मुआवजा या कुछ देना है तो वो दे सकती है, बट इट इज ऑल बिटवीन द सोसाइटी एंड द न्यू डेवलपर। बट एक बार वैलिड टर्मिनेशन हो गया तो नए जो फ्लैट बायर्स है उनका कोई भी राइट वो प्रॉपर्टी पे होता नहीं है। ऑल द राइट दैट इज देयर इज ऑन द डेवलपर, जो उनके साथ में उन्होंने उनके साथ में एग्रीमेंट किया है। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया है। तो इसमें अभी क्या है कि जब भी फ्लैट परचेस करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो डेवलपर से एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वेदर ही इज गिविंग डिलीवरी ऑन टाइम। अभी भी केसेस है मुंबई में, मैं देखता हूँ कि 10-10 साल हो चुके हैं और डेवलपर अभी भी उनको फ्लैट्स नहीं दे रहे और काफ़ी लोगों का पैसा अभी भी अटका पड़ा है, अभी भी मैटर हाई कोर्ट में जा रहे हैं। तो आप वो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, वो वेदर ही इज गिविंग फ्लैट्स ऑन टाइम। आप सादा सिंपल गूगल करो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, या फिर और भी जाके चीज चेक करो। आपको लगता है कि डेवलपर बहुत पावरफुल है और कुछ भी करेगा, तो आप उसके हिसाब से मत जाइए, थोड़ा आप स्टडी करिए। ये मैं सोसाइटी को भी बताता हूँ कि आप जब भी रीडेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपर का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि वो टाइम पे फ्लैट देता है कि नहीं, क्योंकि वो फ्लैट दूसरे को टाइम पे नहीं देगा तो आपको भी वो अटका सकता है, आपको भी डिले कर सकता है। आपका भी फ्लैट का जो शेड्यूल है 3 साल का या 2 साल का 2.5 साल का, वो नहीं करेगा। कभी कभी 5-5 10-10 साल निकल जाते हैं, रेंट पे लोग, रेंट भी मिलना बंद हो जाता है, बहुत तकलीफ हो जाती है। अगर ये सिंपल चीज़ नहीं देखते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर नहीं देखते हैं, तो आप भी सफ़र होते हैं और जो फ्लैट बायर रहता है वो भी सफ़र होता है। तो ये सोसाइटी को भी ये ध्यान रखना है। अभी दूसरा केस सिनेरियो होता है सेल्फ रिडेवलपमेंट में। यहाँ पे डायरेक्ट एक एग्रीमेंट बायर और सोसाइटी के बीच में होता है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी रहता ही नहीं, मतलब डेवलपर रहता ही नहीं है। तो जो भी ऑब्लिगेशंस रहते हैं वो सीधा सीधा सोसाइटी के ऊपर ही आते हैं। टाइम पे कंस्ट्रक्शन करना, जो भी उनके साथ में एग्रीमेंट्स हुए हैं, फाइनेंशियल मतलब जो भी आपने जो बायर्स है उनके साथ में जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट, मतलब जो रेट पे फ्लैट परचेस करने का ये किया है उसी में आपको उनको देना है। और जो भी वो एम्यूनिटीज वगैरह जो आप प्रॉमिस करते हैं वो सब उसमें देना पड़ेगा। तो सेल्फ डेवलप रीडेवलपमेंट में प्रमोटर जो है वो सोसाइटी बनती है। तो ये दो केस सिनारियोज है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।